तो दोस्त आज बायोलॉजी का क्या है कि 8वां सेट चल रहा है। ठीक है, आज बायोलॉजी का 8वां सेट लेकर के आए हैं, जो इसमें क्या है कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं डेली चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। जी हाँ दोस्त, जो लोग नए हैं उनको मैं कंफर्म कर देता हूं, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूं। 20 क्वेश्चन का सेट होता है। जी हाँ, तो इसमें भी क्या है कि पादप उत्तक से जो है क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इसी में कुछ इंक्लूड भी किया गया है आपको कि जैव अणु जो है इसमें मोलिकुल्स जो है इसमें ऐड किया गया है चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे, इसको खत्म होने दीजिए। पादप उत्तक, तो पादप उत्तक से क्या है कि इसमें 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, और एक बात और, जो लोग मॉक टेस्ट दे दिए हैं उनको मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम पे क्या क्या है कि स्कोर कार्ड और उनका जो है रिजल्ट मैंने भेज दिया है, मार्क्स आंसर की जो है सो। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्त, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे पाए हैं फटाफट आप दे लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें हो गई है, थोड़ी सी लेट हो गई है मॉक टेस्ट का आंसर की देने में और स्कोर कार्ड देने में। क्योंकि मैं था नहीं, मैं क्या था कि मैं थोड़ा आउटसाइड चला गया था। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि थोड़ी सी डिले हो गई है। तो दोस्त जो लोग क्या है कि मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं आप दे लीजिए आज तक। कल नया मॉक टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वैसे इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। ठीक है, क्योंकि जो लोग नए हैं और जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो वो लोग तो जुड़ेंगे ही, तो उनके लिए भी क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉक टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, वैसे आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया है, और बायो का जो सेट अभी चल रहा है उस सभी सेट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है और मिलता है। तो इसके बाद जो प्रीवियस क्लास हुई है उसकी भी पीडीएफ आपको आज या कल में प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसको क्या कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज जो भी चल रही है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। फिजिक्स का 1 से 40 जो पीडीएफ लोग डिमांड कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए आप बेसब्र रहिए, आप चिंता ना कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसके लिए चिंता ना कीजिए। जिम्मेदारी अगर हम लिए हैं 40 में 40 मार्क्स दिलाने की तो दोस्त बिल्कुल दिलाएंगे। आप क्लास अभी जो देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के क्या कीजिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फिजिक्स का भी 1 से 40 तक के यानी 800 क्वेश्चन जो हमने दिया है दोस्त, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट बना करके डाला हुआ है, आप जाकर के चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की होने वाली है दोस्त, उसमें आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्त, इसलिए जो लोग फिजिक्स का क्लास नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिए, और बायोलॉजी का क्लास जो भी चल रहा है दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बार बार मैं इस चीज को कहता हूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आप हमेशा ध्यान रखिए, साइंस आप अगर कवर करते हैं तो 40 मार्क्स आपको मिलेगी। उसके बाद जो है आप फिजिक्स रीजनिंग और मैथ 25-25 पूछा जाएगा, उसमें से थोड़ा बहुत मार दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 40 पहले साइंस कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, पहले एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद बहुत तरह का आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, हम आपको सब सारा चीज प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, इसमें क्या है कि आपको जो है पादप उत्तक से 20 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लाए हैं दोस्त, उसको हम लेकर के चलते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिएगा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, इसमें दे दिया है कि रूट टिप या सूट टिप में कौन सा जो है उत्तक पाया जाता है। जी हाँ, रूट टिप या सूट टिप होता है, इसमें कौन से उत्तक में पाया जाता है ये बताना है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट करता है दोस्त, रिपीट करता है, बार बार रिपीट करने की आदतें है आरआरबी को, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताते हैं कि रूट टिप और सूट टिप जो है किस में कौन से उत्तक में पाया जाता है ये देख लीजिए। तो ये जो है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देख लीजिए, दे दिया है कि सीब ट्यूब होता है, दूसरा फ्लोएम उत्तक होता है, तीसरा दे दिया है आपको कि स्क्लेरेंकाइमा होता है, या चौथा दे दिया है बिब्जियोट उत्तक होता है। किसमें होता है ये रूट टिप और सूट टिप, तो ध्यान रखिएगा। रूट टिप और सूट टिप जो होता है ना, ये फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं बिब्जियोट उत्तक दोस्त, उसी में रूट टिप और सूट टिप पाया जाता है। फर्स्ट नंबर जो सीप ट्यूब देखे हैं ये फ्लोएम उत्तक में पाया जाता है, जो क्या करता है कि भोजन जो ले जाता है नली, वो नली होता है सीप ट्यूब। ठीक है, फ्लोएम उत्तक। सेकेंड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं वो भोजन वाले में करता है काम, तो इसको ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपको क्या करेगा कि घुमा के दे सकता है। अब देखिए इसमें जो है आपको बता देते हैं कि बीजयोग उत्तक के जो होता है वो टाइप्स होते हैं।
इसी टाइप से कई बार भी क्वेश्चन बना के आपको डाला जा सकता है। तो टाइप आप देख लीजिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं। तो दोस्त ये क्या है कि विपजयु उत्तक का क्या है कि ये टाइप है, ठीक है, ये विपजयु उत्तक का टाइप है। इसी से आपको क्वेश्चन, तीन गो टाइप है इसका, तीनों टाइप से क्वेश्चन मिला मिला करके आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसमें देख लीजिए, पहला जो इसका टाइप दे दिया, ये फर्स्ट नंबर दे दिया कि शीर्ष अस्त विपजयोत्तक। शीर्ष अस्त मतलब, शीर्ष मतलब पता चल रहा है ना कि ऊपर। तो ये क्या होता है कि तना और जड़ के क्या होता है कि शीर्ष पे पाया जाता है ये विपजयोत्तक, शीर्ष विपजयोत्तक जो होता है। सो हम कल वाले क्लास में इसको बता भी दिए थे, जो प्रीवियस क्लास तक जो सेट मैंने 7 दिया है उसमें ये 8 सेट चल रहा है बायो का, ठीक है। तो ये शीर्ष विपजयोत्तक क्या होता है, पत्ते और जड़ के जो है शीर्ष में पाया जाता है, ठीक है, और पत्तियों के अग्रभाग में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। इसका काम होता है पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है, मैं बता देता हूं। पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि करने का काम यह है, शीर्ष शीर्ष विपजयोत्तक है उसका काम होता है। सेकेंड नंबर देख लीजिए, सेकेंड नंबर आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि पार्श्वीय विपजयोत्तक। पार्श्वीय विपजयोत्तक जो इसका काम क्या होता है कि ये जो होता है ना, पेड़ जो देखते हैं, मोटा जो पेड़ होता है, इसके चारों ओर परिधि में पाया जाता है, ठीक है। अब परिधि में पाया जाता है, इसका काम होता है कि पेड़ की मोटाई को प्रदान करना, ये मोटा होने का काम करता है पेड़ों में, ये ठीक है। ये पार्श्वीय विपजयोत्तक जो होता है सब। तीसरा जो है अंतर्विष्ट विपजयोत्तक है, ठीक है, ये तीसरा अंतर्विष्ट विपजयोत्तक है। इसका क्या काम होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि पत्ती होती है, तो पत्ती के क्या होता है ना कि वो एंड होता है, पत्ती जहां से शुरू होती है उसका एक अंत होता है, टहनी जहां पे मिलती है वहां पे होता है, ये वहीं पे स्थित होता है। उस पे उसका काम क्या होता है, उसका वृद्धि करने का काम होता है। अब तीनों को हम बारी बारी से आपको बता देते हैं, देख लीजिए। ये आपका जो है क्या है कि शीर्ष विपजयोत्तक यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। ये पत्ती और जो है जड़ है, इसके शीर्ष में क्या होता है कि ये पाया जाता है, ठीक है। यहीं पे इसको क्या करता है कि वृद्धि करने का काम करता है। दूसरा आपको जो हम बताए थे, ये पार्श्व शीर्ष विपजयोत्तक, जो क्या होता है कि पेड़ जो मोटा है, ये मोटा पेड़ है, इसी को क्या करता है कि मोटाई प्रदान करने का काम ये पार्श्वीय विपजयोत्तक करता है, तो ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद जो है आपको बताते हैं अंतर्विष्ट जो विपजयोत्तक। तो ये अंतर्विष्ट विपजयोत्तक है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पत्ती जहां से एंड हो रही है वहां ये जो टहनी जो मिल रही है, इस टहनी के बीच ही पाया जाता है। इसका भी काम होता है वृद्धि करने का। इन दोनों भागों को क्या करता है कि वृद्धि करने का काम करता है अंतर्विष्ट विपजयोत्तक। तो दोस्त इसको ध्यान रखिएगा, इसी तीनों टाइप से क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। इस तीनों को क्या कीजिएगा कि माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, दे दिया कि एरियोलर उत्तक अंग के स्थान भरता है। किस अंग स्थान को भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है, बताना है ये आपको, ठीक है। कि एरियोलर उत्तक जो अंग जो होता है स्थान भरता है, डैश अंगों को सहायता प्रदान करता है, किस अंगों को सहारा प्रदान करता है। पहला देख लीजिए, ऑप्शन दे दिया है इसमें आपको कि आंतरिक जो होता है, अंदर की जो है आंतरिक भागों को जो है क्या अंगों को जो है सहायता प्रदान करता है, या दूसरा दे दिया है कि बाहर के बाहरी भाग को करता है, या बाहर के आंतरिक भाग को, या अंदर के आंतरिक भाग को करता है, ये सहारा प्रदान करता है। किसको करता है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, ये जो करता है ना, तो अंदर के आंतरिक भाग जो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं ना, उसको क्या करता है कि सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है, एरियोलर उत्तक जो होता है ये करता है, ठीक है। तो दोस्त इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक, ठीक है, कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं, ये बताना है। तो इससे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि विपजयो उत्तक होता है, यही कोशिका विभाजन में क्या करता है कि मदद करता है, ठीक है। तो ये जो आप थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि विपजयो उत्तक यही कोशिका विभाजन में क्या करता है कि हमें मदद करता है। ये विभिन्न भागों, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पाया जाता है, ठीक है, दिखाते हैं। ये विपजयोत्तक है, ये पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जहां पे आपको क्या करता है कि पौधे की वृद्धि, मोटाई, लंबाई, ये सभी में क्या करता है कि विपजयोत्तक मदद करता है, ठीक है। अब विपजयोत्तक के टाइप बता ही दिए कि कौन कौन टाइप होता है, तो ये काम करता है विपजयोत्तक, ठीक है। तो दोस्त इसको भूलना नहीं है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस अस्थायी उत्तकों में क्या होता है कि मृत कोशिका जो होती है मृत होती है, यानी डेड कोशिका बना होता है।
ठीक है, डेड कोशिका का बना होता है ये। और क्या होता है कि अस्थायी उत्तकों में ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि पैरेन्काइमा होता है, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि कॉलेन्काइमा होता है, और चौथा दे दिया है कि एरेन्काइमा होता है। क्या होता है दोस्त, कई बार पूछा गया है, देख लीजिए, रिपीट करता है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है, जो कोशिका मृत जो होती है ना अस्थायी उत्तक में, वो होती है सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा क्या, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो क्या होता है कि डेड सेल होती है। ये क्या होता है कि एक तरह का दृढ़ उत्तक इसको कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा मतलब क्या, दृढ़ उत्तक, कठोर उत्तक जो होता है वो, ये एक तरह का सरल उत्तक ही होता है। आपको दिखाते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा है, इसी की बात बता रहे हैं हम। ये दृढ़ उत्तक टाइप का होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है ये समझिए। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो काफी कठोर और मोटी होती है, कठोर और मोटी होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसमें जो जैसे कि मान लीजिए सेल्यूलोज होता है, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना, इसी डेड सेल से ही बने होते हैं, जो स्क्लेरेन्काइमा जो होती है। ठीक है, तो ये सब जैसे कि मान लीजिए कि आपकी नारियल देख रहे हैं, तो नारियल का ऊपरी भाग जो देखते हैं वो कठोर क्यों होता है, तो इसी स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है। प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था इस चीज को। नारियल का हो गया या अखरोट का ऊपरी भाग जो देखते हैं वो काफी कठोर होता है। तो जिस चीज का बाहरी भाग जो काफी कठोर होता है वो किसकी वजह से होता है, दृढ़ उत्तक। ठीक है, यानी स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से ही क्या होता है कि काफी कठोर होता है। और पूछा जाता है दोस्त ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है, हमें भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजी से बना होता है, ये बताना है। ठीक है, उत्तक जो मृत क्या है कि कोशिका संयोजी से बना होता है, इसका नाम बताना है। तो दोस्त इसका नाम जो होगा ये देख लीजिए, फोर्थ नंबर जो आप देख रहे हैं ऑप्शन कैलेनकाइमा, ये होगा। ये मृत कोशिका के संयोजी उत्तक से ही बना होता है। ठीक है, संयोजी उत्तक तो आपको पता ही है कि क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये डेड टिश्यूज से बना होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन में दे दिया है इसमें कि वनस्पति उत्तक प्रोटोप्लाज्मा धारणा नहीं करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि वनस्पति उत्तक डैश दृढ़ डैश परिपक्व पर जो है जीवित प्रोटोप्लाज्मा की धारणा नहीं करता है। किस पर जो है परिपक्वता जो है ये धारणा जीवित प्रोटोप्लाज्मा की धारणा नहीं करता है, ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें, देख लीजिएगा, दे दिया है कि श्वास नलिका, दूसरा पृष्ठीय भाग दे दिया है उत्तक, या तीसरा दे दिया है दृढ़ उत्तक, या चौथा दे दिया है आपको स्थूल उत्तक। तो ये जो है किस वनस्पति का जो होता है ना दोस्त, उत्तक जो होता है वो क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर दृढ़ उत्तक, उस पर परिपक्वता पर जो है जीवन प्रोटोप्लाज्मा की धारणा नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है इसमें, दे दिया है कि इसमें साधारण जो है अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, वो बताना है कि इसमें से वो कौन कौन से उत्तक होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिखाते हैं, डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिखाते हैं। जो साधारण अस्थायी उत्तक होता है ना, वो 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, तो एक पैरेन्काइमा होता है, कॉलेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये 3 तरह का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, साधारण या अस्थायी उत्तक की बात बता रहे हैं। तो ये जो होगा, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन मेरा देख रहे हैं आप, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछता है ये चीजें कि कितने प्रकार के हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया कि किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली जो विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, जो एक समान का कार्य करता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिका कौन सी होती है ये बताना है। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया है एपिडर्मल उत्तक दे दिया है, दूसरा नंबर में आपको दे दिया है कि जटिल उत्तक दे दिया है, तीसरा में देखिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है कि तंत्रीय उत्तक दे दिया है। दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, जो एक समान का कार्य करता है विभिन्न, ठीक है, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले जो विभिन्न प्रकार की जो कोशिका का एक समूह जो होता है ना, वो कहलाता है ये जटिल उत्तक। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन जो देख रहे हैं वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक ही प्रकार के काम करने में ये सक्षम होता है, विभिन्न प्रकार के कोशिका का एक समूह होता है जटिल उत्तक। तो इसको ध्यान रखिए। जटिल उत्तक में आपको जो है 2 तरह के जो है होते हैं, जो आप जाइलम और फ्लोएम जो देखते हैं दोस्त, वो जाइलम और फ्लोएम क्या है कि आपको 2 तरह का जो है एक जटिल और अस्थायी उत्तक होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कभी कभी इसके बारे में भी पूछ देगा आपको, तो इसको भूलना नहीं है, हमें इसको ध्यान रखना है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जी हाँ, पादप कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है, तो देखिएगा पादप कोशिका का जो भित्ति होती है ना, वो डेड सेल से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, डेड सेल से। लेकिन ऑप्शन में आपको डेड सेल नहीं दिया है, डेड सेल नहीं दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि डेड सेल दिया नहीं है। तो ध्यान रखिए, सेल्यूलोज, गोंद, गोंद जो होता है सो, ठीक है, या पेक्टिन, ये सभी क्या होते हैं कि डेड सेल से बने होते हैं। ये फर्स्ट नंबर जो होता है, ये मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। सेल्यूलोज और पेक्टिन ये डेड सेल से बने हुए होते हैं, तो इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं दिया, हाँ दे दिया अगला क्वेश्चन में कि पादप उत्तक जो है क्या दे दिया है कि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो डैश और डैश होते हैं, किस कौन कौन होते हैं। तो पादप उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये बताना है। तो पादप उत्तक आपको बता दिए हैं कि दो तरह का होता है, एक कौन कौन होता है ये भी समझ लीजिए। तो पहला जो होता है ये विभज्यो उत्तक होता है, दूसरा जो है जटिल अस्थायी उत्तक होता है। ठीक है, अस्थायी उत्तक कहिए उसको, अस्थायी उत्तक होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन ये करेक्ट है कि विभज्यो उत्तक और अस्थायी उत्तक। आपको विभज्यो उत्तक के बारे में बता ही दिए हैं कि विभज्यो उत्तक का काम क्या क्या होता है कि पेड़ पौधे में जो होता है मोटापा प्रदान करना और जो है उसकी वृद्धि करना, ये काम होता है किसका, विभज्यो उत्तक का। और उसमें जो अस्थायी उत्तक होता है वो इस तरह का काम नहीं करता, वो स्टेबल रहता है। तो वो क्या करता है कि पौधे में उसकी सहारा प्रदान करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, क्या करता है, सहारा, पौधे को सहारा प्रदान करता है, एक मतलब मजबूती बनाए रखने में। तो ये अस्थायी उत्तक का काम होता है। नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है। देखिए एक अस्थायी उत्तक का उदाहरण है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम बता दिए थे कि किस तरह का जो है ये अस्थायी उत्तक है। तो आपको बताया था ना कि दो तरह का है, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये अस्थायी तरह का उत्तक होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन जाइलम, ये करेक्ट होगा। तो जो बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए, कम से कम आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि रेगिस्तान की पौधे जो होती है उसकी बाहरी त्वचा में एक मोटी मोम की परत होती है। जी हाँ, अगर आप रेगिस्तान के पौधे देखे होइएगा तो एक मोटी मोम की परत होती है, वो क्या होती है और उसका काम क्या होता है ये भी जान लीजिएगा। तो वो क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन आपको दे दिया फर्स्ट नंबर में कि पेंक्टीन होता है, दूसरा आपको दे दिया है कि क्यूटीन होता है, तीसरा आपको दे दिया है कि सेल्यूलोज होता है और चौथा दे दिया है कि लिग्निन होता है। क्या होता है, तो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उसके बाहर जो होते हैं पर चीज, वो मोटी परत जो होती है वो होती है क्यूटीन। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट होगा। आप दिखाते हैं ये रेगिस्तान के पौधे, इसके बाहरी परत पे जो होती है ना वो जमा होती है, इसी को क्या कहते हैं, क्यूटीन कहा जाता है। क्यूटीन का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। क्यूटीन काम क्या करता है दोस्त, तो क्यूटीन करता क्या है कि ये पौधे को बाष्प उत्सर्जन, पेड़ से जो पेड़ के अंदर जो पानी होता है तो वो गर्मी की वजह से क्या होता है कि बाष्प उत्सर्जन ज्यादा होता है, लेकिन ये बाहरी परत पे क्या होता है कि जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या करता है कि बाष्प उत्सर्जन की क्रिया को कम कर देता है, कि बाष्प उत्सर्जन कम हो। तो जैसे ही बाष्प उत्सर्जन की क्रिया कम होगा, पौधे में पानी की नमी क्या होगी कि बनी रहेगी। तो पौधे में पानी की नमी को बनाए रखने में ये काफी मददगार होता है, जिसके कारण क्या होता है कि रेगिस्तान में पौधे जल्दी सूखते नहीं है। किसके कारण, ये समझिए क्यूटीन के कारण ही होता है, क्योंकि यह बाष्प उत्सर्जन की क्रिया को कम कर देता है, इसलिए पौधे जल्दी सूखते नहीं है, अंदर का पानी जल्दी खत्म नहीं होता है। बाहरी आवरण पे ये ढका होता है, एक प्रतिरोधक का काम करता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है, क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको दे दिया है कि एदा परत होता है, दूसरा मज्जा दे दिया है, तीसरा वल्कल दे दिया है और चौथा आपको दे दिया है इसमें कि रस। तो एक जो है क्या है कि वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत पर क्या होती है, तो दोस्त वो जो होती है ना, ये थर्ड नंबर जो ऑप्शन देख रहे हैं वल्कल, वो होगी। अब वल्कल का समझ लीजिए कि वल्कल मतलब होता क्या है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा कि वल्कल होता क्या है, वल्कल क्या होता है। ध्यान रखिए, ये जो आप बाहरी परत पौधे का जो देख रहे हैं, इसी को बाहरी परत जो या बाहरी छाल कहिए पौधे का, इसी को वल्कल कहा जाता है। ठीक है, बाहरी छाल या बाहरी परत जो होता है उसी को वल्कल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वर्ड भी आपको कंफ्यूज कर देगा, बायोलॉजिकल वर्ड बोल देता है। ठीक है,
तो दोस्त ये अभी तक के जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे ये पादप उत्तक से थे। अब हमको चलना है, अब देखिए उत्तक हम खत्म कर दिए, उत्तक में तो पढ़ना था हमको क्या, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, तो जंतु उत्तक भी खत्म हो गया, पादप उत्तक भी खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चले हैं एक नए चैप्टर पे। अभी तक इसमें जो 12 क्वेश्चन हम इसमें दे दिए जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ऐसे पादप उत्तक से तो बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए हैं सेट में, लेकिन अभी जो है 12 दे करके हम इसमें खत्म कर दिए हैं। अब नए चैप्टर पे जो चल रहे हैं वो नया चैप्टर आपका क्या होगा कि बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु है। ठीक है, तो इससे जो है 7-8 क्वेश्चन जो है क्या है कि इंपॉर्टेंट है, फिर अगला सेट में इसी से चलेगा। ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक इससे सेट हम लाते रहेंगे। तो ध्यान रखिए बायोमोलिक्यूल से जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और ये पूरे क्वेश्चन का 13वां क्वेश्चन है। तो इसमें दे दिया है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ध्यान रखिएगा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का विखंडन करता है, ध्यान रखिए। तो पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है आपको कि लाइपेज है, दूसरा एमाइलेज है, तीसरा दे दिया है कि टाइलिन है, या चौथा दे दिया पेप्सिन है। कौन है? तो ध्यान रखिएगा जो प्रोटीन का विखंडन करता है ये मेरा क्या है कि पेप्सिन है। ध्यान रखिए, तो ये पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन को विखंडन कर देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है इनमें कि किस एंजाइम को पाचन क्रिया में कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, इसमें जो दे दिया है वो किस प्रकार के एंजाइम को, जो पाचन की क्रिया होती है तो वो पाचन की क्रिया करने के लिए इसमें ये कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का मदद लेता है। आप जानते ही हैं कि शरीर में अगर भोजन करते हैं तो उसकी पाचन क्रिया में मदद होता है HCl, लेकिन HCl किसके मदद करने के लिए जाता है ये बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि एमाइलेज होता है, दूसरा ट्रिप्सिन होता है, तीसरा दे दिया है कि लाइपेज होता है, या चौथा दे दिया है कि पेप्सिन होता है। दोस्त क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा जो एंजाइम को पाचन क्रिया में मदद करने के लिए आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है वो होता है पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन क्या करता है कि पाचन क्रिया के लिए जो है मदद करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसकी आ जाता है उपस्थिति। ठीक है, अब ध्यान रखिए जैसे कि ये पाचन क्रिया हो गया तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन आता है, पाचन क्रिया की क्रिया यहाँ पे क्या होती है कि संपन्न होना शुरू होता है। यहीं पे क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसकी पाचन क्रिया में आता है, लेकिन इसकी करने पेप्सिन आता है। पेप्सिन में क्या आता है कि पाचन क्रिया की मदद करने के लिए कौन आ जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है, तभी जाकर के क्या होता है कि पाचन की क्रिया होती है। वैसे समझ लीजिए कि पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है कि एंजाइम में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है पेप्सिन, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया दिया है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। ठीक है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए क्या है कि सूचना स्रोत क्या है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि राइबोसोम, दूसरा है DNA, तीसरा केंद्रक, चौथा आपको दे दिया है इसमें गुणसूत्र। तो ध्यान रखिएगा जीवों में जो होता है वो सूचना का जो सूत्र होता है वो DNA होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन है, दिखाते हैं DNA। ठीक है, तो ये DNA का क्या है कि फोटो है। इसमें क्या होता है कि जितने भी बॉडी का होता है ना सारे चीज का सूचना जो होता है इसी DNA में क्या होता है कि छुपा होता है। इसके थ्रू अगर DNA ले करके इसका DNA आप टेस्ट तो जानते होइएगा, DNA टेस्ट में सारा चीज पता चल जाता है, तो इसी में सारे सूचनाएं होते हैं। ठीक है, माता पिता का पता भी चल जाएगा अगर एक दूसरे को DNA अगर मैच कराया जाए तो DNA में क्या होता है कि बहुत तरह की सूचनाएं का भंडार मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डैश वसा के वैश्वीकरण में सहायता करता है। तो कौन जो है वसा के वैश्वीकरण में मदद करता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए HCl, दूसरा आपको दे दिया है कि विटामिन K ट्रिप्सिन, या तीसरा दे दिया है कि आपको जो है पेप्सिन, और चौथा दे दिया है कि पीत लवण। दोस्त क्या है जो वसा के वैश्वीकरण में क्या है कि मदद करता है। तो वसा के वैश्वीकरण में जो मदद करने वाला होता है वो होता है फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन होगा पीत लवण। पीत लवण ही क्या करता है कि वसा के वैश्वीकरण को क्या करता है कि मदद करता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो कम ज्यादा मतलब कम बार पूछा गया है उसको रिपीट नहीं किया गया है वो तनी ज्यादा चांसेस होता है आने का।
जो ज्यादा बार रिपीट कर दिया है ना, तो उसको समझ लीजिए सिर्फ। लेकिन आने की संभावना सबसे ज्यादा जो एक दो बार रिपीट किया हुआ है उसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए रखना है ध्यान में, हम लोगों को छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा एंजाइम जो है क्या है कि स्टार्च को सरल पदार्थ में विखंडन करता है। जी हाँ, यानी स्टार्च को सरल पदार्थ में विखंडन करने का काम करता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि पेप्सिन दे दिया है, दूसरा लाइपेज दे दिया है, तीसरा आपको दे दिया है कि एमाइलेज दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है ट्रिप्सिन दे दिया है। तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसको जो होता है स्टार्च को जो है सरल भाग विखंडन जो करता है, सरल रूप में जो विखंडन करता है वो करता है एमाइलेज। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है, एमाइलेज। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए, एमाइलेज के बारे में। तो ये एमाइलेज के बारे में समझ लीजिए, ये क्या करता है कि स्टार्च को सरल शर्करा जो होता है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। जो मानव के क्या होता है कि लार जो होता है, लार, मानव के लार, उसमें ये एंजाइम पाई जाती है, ठीक है। अब एंजाइम जो पाई जाती है लार में, ये एमाइलेज, इसका काम क्या होता है आपको जानना चाहिए, पाचन क्रिया में मदद करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे भी नजर डाल देते हैं कि कौन एंजाइम किस में मदद करता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका तीनों लिस्ट पर हुआ है। पेप्सिन एंजाइम ये क्या क्या करता है कि प्रोटीन को पाचन क्रिया में मदद करता है, ये एंजाइम पेप्सिन जो है। लाइपेज क्या काम करता है, तो लाइपेज जो एंजाइम होता है वो पाचन एंजाइम होता है, एक तरह का पाचन क्रिया में मदद करता है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, वो क्या करता है कि अग्नाशय से निकलता है और वो भी क्या करता है कि प्रोटीन पाचन में मदद करता है। ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसको भूलना नहीं है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स तैयार करते रहिएगा। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, पीडीएफ एक दो दिन हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन आप अगर इसके तैयार कर लेते हैं वीडियो देखते हुए तो उसी समय आप कंप्लीट कर लीजिएगा। पीडीएफ मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन अगर अभी देख रहे हैं तो साथ में नोट करते चलिए। पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हम प्रोवाइड करा ही देंगे, चिंता ना कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, बहुत ईजी है, ये तो केमिस्ट्री में खैर पढ़ना है, लेकिन इसमें हम अगर पढ़ रहे हैं जैव मॉलिक्यूल्स तो इसमें भी पढ़ना है आपको। तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है ना, सब लोग जानते हैं, इजी है, सब लोग पढ़े होंगे। ये थर्ड नंबर मेरा आप सब ऑप्शन क्या है कि C6H12O6 है। तो 6 करके होता है इसका जो है अणु, तो उसको ध्यान में रखना है, C6H12O6। तो इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नंबर है। तो ये तो बच्चों वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि केसीन एक प्रोटीन है जो डैश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, केसीन किस में पाई जाती है, बहुत लोगों को पता होगा ये चीज कि केसीन किस में पाया जाता है। जो लोग जानते हैं ऑप्शन पटाख से मार देंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर देख लीजिए, मांस, दूसरा आपको दे दिया है कि सोयाबीन, तीसरा गाजर और चौथा दे दिया दूध। दोस्त किसमें केसीन पाया जाता है? तो ये जो ऑप्शन जो होगा मेरा क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर करेक्ट होगा, दूध में पाया जाता है केसीन। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रोटीन की बात अगर कर लेते हैं हम, तो प्रकृति में जो है प्रोटीन, जो बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं प्रकृति में, ऐसे 20 से 22 जो होते हैं ना एमिनो अम्ल पाया जाता है। 20 से 22 प्रकार के एमिनो अम्ल प्रकृति में अपने जो है वो पाया जाता है, लेकिन उसी में हमको क्या है कि कुछ पढ़ना होता है। अगर हम प्रोटीन की बात कर ले दोस्त, तो प्रोटीन जो होता है वो एक कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, तो केसीन की बात हो रही थी। तो केसीन जो होता है क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है जो क्या होता है कि दूध में पाया जाता है। ये दूध देख रहे हैं ना, तो एक ये दूध देख लीजिए, ये दूध होता है केसीन होता है। इसमें क्या होता है कि केसीन के कारण क्या होता है कि दूध जो होता है वो उजला रंग का होता है। किसके कारण? केसीन के कारण। केसीन नाम के प्रोटीन के कारण क्या होता है कि दूध उजला होता है। लेकिन कभी कभी आपको सवाल ये पूछ देता है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला हो जाता है, तो केसीन मत मार दीजिएगा। गाय का दूध हल्का क्या होता है कि पीला होता है। तो ये गाय का दूध हल्का पीला होता है, वो किसके कारण होता है ये बताइएगा। देखिए, गाय का दूध जो होता है हल्का पीला होता है तो आदमी सीधा कैरोटीन मार देता है। चलिए ठीक है, कैरोटीन भी सही है, लेकिन बीटा कैरोटीन सही इसका आंसर होगा। ठीक है, बीटा कैरोटीन की वजह से क्या होता है कि गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केसीन की वजह से दूध क्या होता है कि सफेद होता है। तो इसको दोनों को ध्यान रखिएगा, दोनों सवाल पूछा जाता है, लेकिन हमें भूलना नहीं है, दोनों को दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि मानव शरीर की ऊर्जा
की आवश्यकता मापन हेतु जो है किस मापन की इकाई का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, मानव शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको मेजर करने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, दे दिया है कैलोरी, दूसरा दे दिया है अर्ग, और तीसरा आप देख लीजिए, तीसरा आपको दे दिया है ओम, और चौथा दे दिया है जूल। तो दोस्त होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की अगर ऊर्जा की माप कहता है करने के लिए, तो ऊर्जा की माप मानव शरीर के रूप में अगर कहा जाए तो दोस्त ये कैलोरी होगा। लेकिन अगर फिजिकली फिजिक्स में अगर हम जाए पढ़ने के लिए, उसका अगर ऊर्जा का ऐसा ही अगर मात्रक पूछ दे तो उसमें जो होगा ये फोर्थ नंबर जूल देख रहे हैं ये। लेकिन हमें खाद्य पदार्थ के बारे में आपको जब भी कहेगा तो जूल मत मारिएगा। खाद्य पदार्थ के ऊर्जा के रूप में जब भी हम माप करते हैं, मेजर करते हैं, वो करते हैं आपको हमेशा कैलोरी में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में गलत मत मारिएगा। खाद्य पदार्थ के रूप में कहे तो कैलोरी मारिएगा, अगर फिजिक्स में कहे मेजरमेंट के बारे में अगर कह दे तो उसमें आप जो है क्या मारिएगा, जूल मारिएगा। तो दोस्त ये क्या था कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने, ठीक है। अब अगले दिन जो है क्या है कि बायोमोलिक्यूल्स से ही क्या होगा कि सेट का क्वेश्चन जो है लेकर के आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्त क्या कीजिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक हमेशा देखा कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। जो लोग अभी तक के मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं फटाफट दे लीजिए, फिर कल उसका रिजल्ट हम आपको जो है टेलीग्राम पे पब्लिश कर देंगे, टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। लेकिन लिंक इसमें मिल जाएगा, जो लोग नए हैं वो भी तो क्या करें कि मॉक टेस्ट दे ले, लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। वैसे इसका भी पीडीएफ क्या है कि आपको लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाकर के सब कुछ चेक कीजिएगा, मिल जाएगा सब कुछ। पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, प्ले लिस्ट भी बायोलॉजी का जो चल रहा है उसका भी मिल जाएगा, जो फिजिक्स का चला हुआ है उसका भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा। सारा का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। बार बार लोग पूछते रहते हैं मॉक टेस्ट का पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है। दोस्त उसी लिंक के नीचे पासकोड लिखा हुआ है, आप सिर्फ लिंक पे जाकर क्लिक कर देते हैं जल्दी से, जल्दीबाजी मत कीजिए। उसी लिंक के नीचे पासकोड लिखा हुआ है, तो पासकोड पे जाकर के आप डालिए, दे दीजिए, आज दे दीजिए, कल नया सेट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम, तब तक जय हिंद दोस्तों।